नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं ये इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा-सा सीक्वेंस गलत लिख दिया गया है। जो अध्याय है इस पर आइए। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। किस-किस टाइप की वनस्पति है वगैरह-वगैरह थ्योरी पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से जवाब दे पाइएगा। देखिए, बिना मानवीय हस्तक्षेप से जो पेड़, पौधे, वृक्ष, घास आदि उगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है। यस और नॉट? तो यस। आगे कहता है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल में 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे वन होना चाहिए। ओके। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। ठीक है, जिसमें संशोधन जो कहता है वो हुआ था आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे संशोधन 1988 में हुआ था। इस वन नीति का लक्ष्य अगर आप बात करेंगे तो भारत के कुल क्षेत्रफल पर क्या हुआ था? 33% वन को उपाय करना था, जो कि 23% तकरीबन आ चुका है। ये सही है रिपोर्ट। भारतीय वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया की संस्था के द्वारा 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर अवधि पर जारी किया जाता है रिपोर्ट। समझे? अब यहाँ देख लीजिए, 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य की यदि बात करिएगा तो ये है मध्य प्रदेश है, जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर है। तथा सबसे अगर कम वन वाला राज्य की देखिएगा तो हरियाणा है, जहाँ 1603 वर्ग किलोमीटर है मात्र। सिर्फ डाटा मत याद रखिए, सिर्फ याद रखिए राज्य। तो राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, दूसरा नंबर हरियाणा में सबसे कम। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 33% से अधिक वन पाया जाता है। अधिक वन पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बात समझ में आया? छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, प्रतिशत के हिसाब से। तो 84% उसके भूमि पर क्या है? तो वन ही वन है। अगला कह रहा है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा, प्रतिशत के हिसाब से। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रतिशत उसके जो टोटल एरिया है उसके आधार पे। जबकि सबसे कम अगर वन की बात की जाए तो लद्दाख है, क्योंकि ये बर्फीला इलाका है, इसलिए लद्दाख में वन न के बराबर है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड के में है। सामाजिक वानिकी, तो समाज के लोग द्वारा हस्तक्षेप से सरकारी भूमि पर जो वन का विस्तार किया जाता है उसे सामाजिक वानिकी के रूप में हम लोग जानते हैं। एक और बात यहाँ देखिएगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में ही किया गया था। 1980 में, गौर से सुनिएगा, कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना का अंग भी बनाया गया था। जो छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बनाया गया था आपको क्या, तो आप कहेंगे वानिकी को 1980 में। तो ये भी याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 के करीब चल रहा था। अगला है कृषि वानिकी। तो किसी भूमि पर जब कृषि कार्य के साथ साथ वन लगाए जाते हैं, कृषि वानिकी का मतलब क्या है? किसी भूमि पर कृषि के साथ साथ आपने वन भी लगा रखा है, समझे, तो उसे कृषि वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। कह रहा है कृषि वानिकी जो है से मृदा अपरदन को रोका जाता है। मतलब पौधा को दूर दूर लगाया जाता है ताकि बीच में आप खेती भी कर सके। बात समझ में आया? वर्षा के आधार पर वनस्पति कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्मी, उष्णकटिबंधीय मतलब छाया रहता है। सदाबहार वनस्पति मतलब हरा भरा एकदम सालों भर रहेगा, हमेशा पत्ता नहीं झड़ता इसका। वैसे क्षेत्र में जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले, गौर से सुनिएगा, वन जो है सदा हरा भरा रहता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा हुआ है सदाबहार वनस्पति। इसको सिर्फ सदाबहार वनस्पति भी हम लोग कह सकते हैं। यह वनस्पति पश्चिमी घाट में मिल जाएगा भारत को। अगर ये पश्चिमी घाट है यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ी में मिल जाएगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्या है? तो जब भारत का नक्शा देखेंगे, ऊपर वाला पोर्शन है, तो इस क्षेत्र में जो 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र है वहाँ का उत्तर पूर्वी पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इधर में, वहाँ पे इसमें खूब सारा ऐसे क्षेत्र है जहाँ आपको क्या क्या मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसी को हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं सदाबहार वनस्पति। यह भी याद रखना, इसका पत्ता नहीं झड़ता है, हमेशा हरा भरा रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर भी कहा जाता है,
क्यों यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा ही पौधा पाया जाता है। अगला पॉइंट में है, सभी प्रकार के वनस्पतियों में सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो वनस्पति है वो यही है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादकता होती है। इसके प्रमुख कारण में से है कि यहाँ वर्षा बहुत होती है। आगे कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, बांस हो गया पहला, रबर हो गया, एकदम रट लीजिए, क्या कर लीजिए, माइंड में छेद करके डाल लीजिए, वरना कोई नहीं बचा सकता, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। बांस, रबर, सिनकोना, आबनूस, रोजवुड। रोजवुड हमेशा आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आबनूस एक नया है, इसको भी याद रखिएगा। सिनकोना, रबर और बांस। अगला कहता है अर्ध सदाबहार वनस्पति का बात करेंगे। वैसे क्षेत्र जहां 250 से नीचे रह जाइए, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, वहां पे क्या था 250 से ऊपर, यहाँ 200 से 250 के बीच में, मतलब 50 सेंटीमीटर गैप है। उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली अगर आप बात करिएगा वनस्पति को, तो अर्ध सदाबहार वनस्पति कहते हैं। इस वनस्पति के प्रमुख अगर वृक्ष की बात करिएगा तो इसमें मिलेगा आपको साइडर, होलक, चंपा इत्यादि प्रमुख वृक्ष इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो यह कहाँ पे मिलेगा, वन पश्चिमी घाट में भी है, मेघालय की पठारी में है, पठारी इलाका में आपको देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। इन सभी जगह पे ये आपको अर्ध जो है सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं। इसको अर्ध, गौर से सुनिएगा, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी आप कह सकते हैं। अब नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। एक होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ अर्ध लगा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वैसे क्षेत्र जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आप ये कौन सा वन कहेंगे, पाई जाने वाली वनस्पति को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। अगर भारत में बात करिएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा वन यही वनस्पति का पाया जाता है। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। कारण है देखिए, बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत होने पर वनस्पति पत्ता गिरा देती है, ठीक है, और जिस कारण इसे पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। अब देखिए जरा, अब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति को हम लोग डायरेक्ट पर्णपाती वृक्ष भी कह सकते हैं, तो आप घबराना नहीं कभी देख के पर्णपाती से। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें कौन कौन पौधा है, सागवान, सबसे ज़्यादा लकड़ी हम लोग यूज करते हैं, शीशम देख रहे हैं, सखुआ, सखुआ जिसको बोलते हैं, साल, आम, कटहल, चंदन। ओ भाई, जितने भी बेस्ट जो लकड़ी है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। आगे कर रहा है, यह वनस्पति मध्य प्रदेश में भी है, यह आपको महाराष्ट्र में दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पे मिलेगा देखने को। पत्ता गिराने वाली ये है। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वो था आर्द्र पर्णपाती वन, यह शुष्क पर्णपाती वन। देखिए, सूखा हुआ वो भींगा हुआ था, बस इतने जानिए, बारिशों में थोड़ा ज़्यादा था। वैसे क्षेत्र जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के बीच वर्षा होती है, उस क्षेत्र जो कि वनस्पति पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या नाम दिया गया, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष में आ जाएगा तेंदुए, बेल इत्यादि आ जाते हैं, तेंदुए, बेल इत्यादि। शुष्क कटीला वनस्पति पर अब आते हैं। वैसे से जहाँ 70 से भी कम हो जाता है, कम बारिश होती है, तो कहते हैं उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को शुष्क कटीली वनस्पति कहते हैं। इसमें बबूल हो जाएगा और खजूर हो जाएगा, कांटे वाला। अगला है सवाना वनस्पति, तो जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच ही मात्र वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से नीचे ही रह जाइए, तो ऐसे क्षेत्र में पाए जाने वनस्पति को सवाना वनस्पति कहते हैं। यह वनस्पति के अंतर्गत छोटे छोटे घास के मैदान और छोटे छोटे वृक्ष आपको देखने को और झाड़ियाँ मिलती है सवाना में। अब इसके अलावा एक और आएगा, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय वैसे क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आगे कहा जा रहा है उन क्षेत्र में रहने वाले जो भी वनस्पति होता है मरुस्थलीय वनस्पति कहलाता है। इसमें आपको नागफनी देखने को मिलेगा, आकाशिया का वृक्ष मिलेगा देखने को, कांटा में होता है, पत्ती होता ही नहीं है, कांटा में बदल जाता है। ज्वारीय वनस्पति की बात करिएगा, भारत के समुद्रीय तटीय राज्य में ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वारीय वनस्पति पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है, पश्चिमी बंगाल राज्य में देखने को मिलता है। मैग्रोव वगैरह इसी में है। पश्चिम बंगाल के बाद यह दूसरा सबसे अधिक जो ज्वारीय वनस्पति मिलेगा वो गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है ज्वारीय वनस्पति के बारे में, इसमें जो प्रमुख वृक्ष है वो सुंदरी मैग्रोव है।
समझे। सुंदरी और मैंग्रोव सबसे ज़्यादा मिलता है। ज्वारीय वनस्पति में कई और नाम है, जैसे अनूप वन भी बोलते हैं, कच्छ वनस्पति भी बोलते हैं इसको, इसको बेलांचली वन वन भी बोलते हैं। बेलांचली वन, कच्छ वनस्पति, अनूप वनस्पति भी हम बोलते हैं इसी को, ज्वारीय वनस्पति को। यहाँ पढ़िएगा, समुद्री और स्थलीय परिस्थिति के बीच ज्वारीय वनस्पति सेतु के रूप में काम करता है। क्लियर हो गई बातें। आगे कहा जा रहा है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब, अगर भारत के नक्शा को आप ऐसे करके देखेंगे तो ये इस क्षेत्र में ज़्यादा है, इस क्षेत्र की तुलना में, कहने का मतलब। आगे करा, एक मिनट, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तथा क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित है तथा इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। मेन रीजन वर्षा है। अगला है, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। भाई साहब, जहाँ भी ये चला गया ना, इतना फैलेगा, इतना तेजी से फैलेगा, इस पूरा क्षेत्र में यही पौधा सिर्फ दिखेगा आपको। अगला आपको कहा जाता है, प्लास को जंगल की आग कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पा। अगला है आर्द्र भूमि, वेटलैंड क्या होता है? तो वैसे क्षेत्र जहाँ नम और शुष्क दोनों प्रकार के वातावरण मौजूद हो, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र जैव विविधता को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए आर्द्र भूमि का संरक्षण प्रदान किया जाता है कि यहाँ पे बहुत तरह के पौधा देखने को मिलता है। भूमि के प्रति लोग को जागरूक करना उद्देश्य के प्रति वर्ष के 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व के समस्त आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ईरान के रामसर जो शहर है, रामसर शहर में क्या 1971 में सम्मेलन बुलाया गया, 1971 में, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। अगला है, भारतीय आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स में शामिल किया जाना जो प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये तो स्टार्ट हुआ 1971 से, लेकिन भारत का जो उसमें भूमि शामिल होने लगा 1982 से, 11 साल बाद। बिहार का एकमात्र बेगूसराय का कांवर झील, एकमात्र कांवर झील जो है, कांवर ताल झील को रामसर साइट्स में जगह मिला है, शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं भारत के भीतर सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। आगे यदि बात किया जाए, गौर से सुनिएगा, जैसे बखीरा वन्य जीव अभयारण्य हो गया, हैदरपुर आर्द्र भूमि हो गया, ऊपरी गंगा नदी तंत्र हो गया, वगैरह वगैरह। आगे आइए, नेक्स्ट करा, वर्तमान में भारत के 49 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। अभी ये डाटा बदल चुका होगा, ये डाटा आपको देख सकते हैं फरवरी 2022 क्या है, में 2 स्थलों को रामसर साइट में और जोड़ दिया गया था। जैसे गुजरात की खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया था और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा जाता है। अभी अगर आप लेटेस्ट में अगर एग्जाम आप देना है तो आप क्या करिएगा, एक खरीद लीजिएगा करेंट अफेयर्स का बुक, और उससे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट है उसमें दिया रहता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत में कुल अगर बात कीजिएगा तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से अगर बात की जाएगा 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने क्या किया है, 18 में से अपने सूची में शामिल कर लिया है। अब देखिए, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट हो गया, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का है। नंदा देवी की बात किया उत्तराखंड में, दियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। डिब्रू सैखोवा की बात किया असम में, मानस है असम में। आगे है आपका नोकरेक की बात किया मेघालय में, कंचनजंगा की बात किया सिक्किम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल ओडिशा का है, पन्ना मध्य प्रदेश का है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है, अचान कमर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मिला हुआ है। आगे कह रहा है, कच्छ का रण की बात किया गुजरात, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, और ग्रेट निकोबार की बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। क्लियर हो गई बातें। तो ये था इसका थ्योरी। ऑब्जेक्टिव आइए इसको देख लेते हैं क्या क्या है। जवाब दे दिए होंगे मुझे लगता है। जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायवीय परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर स्वतः
विकसित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति के नाम से। स्वतः ये काम होने लगे। प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। तापमान भी होता है, वर्षा भी होता है, मिट्टी भी होता है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? क्योंकि उष्णकटिबंधीय है, मौसम गर्म है, तो आंसर दीजिएगा इसका आप 150 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए वर्षा। गर्मी ज़्यादा है इसलिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? फिर से आया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जवाब निकल के आएगा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे वर्षा की बात किया था तो 150 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वनस्पति को आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहा जाता है? तो 55 का आंसर दीजिएगा सदाबहार वनस्पति को आर्द्र पर्णपाती जो बोला जाता है वनस्पति को आर्द्र सदा पर्णपाती वनस्पति भी कहा जाता है, सदाबहार वनस्पति को। थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित वनों में से शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किस वन की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक माना जाता है? तो आंसर होता है सदाबहार वनस्पति का ही। इस क्वेश्चन में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास कैसे हुआ है? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा पश्चिमी घाट में भी है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, यानी हर जगह। भारत के नक्शा को अगर आप देखेंगे, ऐसा है, मान के चलिए भारत का नक्शा, ऐसा तो है नहीं बट मान लीजिए, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा पश्चिमी घाट पे। ये कॉर्नर पे जितना है देश, सातों 7 सिस्टर्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, वहाँ पे भी। निम्नलिखित में से एक सेकेंड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात कर रहा है। जवाब दीजिएगा आबनूस, रोडवुड और महोगनी। ये एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ। महोगनी कैसा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अंतर्गत शामिल है? फिर से एक बार आ गया क्वेश्चन इसी टाइप का, तो आंसर फिर हो जाए सिनकोना भी है, रबर भी है और बांस भी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर दीजिएगा आप कि यह पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती है। पहली बात तो ये है। इसकी वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है, ठीक है। इसमें सघनता अधिक होने के कारण गम्यता बहुत कठिन होता है, आना जाना बहुत मुश्किल होता है। ये आंसर सारे सही है इसके। बेचने के लिए लकड़ी वगैरह ज़्यादा यूज नहीं इसमें से करना रहता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहलाता है, कहाँ पे है मतलब सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति? तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के क्या, अंडमान निकोबार समूह सबसे ज़्यादा है। अगला है कि भारत के किस क्षेत्र में विशालकाय डिप्टेरोकार्पस एवं टर्मिनिलिया के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपका जवाब निकल के आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं। अगला है कि आर्द्र आर्द्र मतलब सॉरी आर्द्र सदाबहार वनस्पति का विकास कितने सेंटीमीटर वाले बारिश में होगा? तो आंसर दीजिएगा 200 से लेके 250 सेंटीमीटर। आर्द्र लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का बात लग रहा है देख के ही। भारत में आर्द्र सदाबहारी वनस्पति का विकास कहाँ पे हुआ है, ये पूछ रहा है। 14 का आप जवाब देंगे सह्याद्री में भी हुआ है, अंडमान निकोबार में भी हुआ है, मेघालय में भी हुआ है। ये सह्याद्री यहाँ का पार्ट है, ठीक है। मेघालय आप जानते ही होंगे, मेघालय यहाँ पे है ऊपर में, अंडमान निकोबार आप जान ही रहे हैं। इस प्रश्न में कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत शामिल है? आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, होलक भी है, साइडर भी है, कैल भी है, उपयुक्त सभी। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में कौन सा आर्द्र सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत शामिल है? तो होलक भी है, साइडर है, कैल भी है।
इस क्वेश्चन में है कि गुर्जर, चंपा, रोजवुड आदि निम्नलिखित में से किस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा आप। आर्द्र सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत पाते हैं गुर्जर, चंपा, रोडबुज। इस क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पति के विकास के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा मतलब वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है? 100 से 200 के बीच पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देंगे पर्णपाती वनस्पति के लिए। ठीक है, पर्णपाती वनस्पति के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति ग्रीष्म के आरंभ में अपना पत्तियां गिरा देती है? ग्रीष्म, गर्मी आने वाला है, उससे पहले पत्ती गिरा दिया है, बताइए। तो आंसर क्या निकल के आएगा? पर्णपाती वनस्पति, तभी तो पत्ता गिराता है। अगला है आपका, पर्णपाती वनस्पति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो पर्णपाती वनस्पति होता है, ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, मतलब याद रखिएगा पश्चिमी घाट है नहीं तो इस तरफ वाला पूर्वी ढाल, माफ़ी चाहते हैं उल्टा में बोला गया मुझसे। यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है इसके इस तरफ की भाग, इस तरफ पूर्वी ढाल, जहाँ बारिश थोड़ा कम जाता है, पर्णपाती हो जाता है पूर्वी ढाल। फिर बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे कहता है, ये तो सही था, भारत की मानसूनी जलवायु का प्रभाव इन वनस्पति पर अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है, इन वनों में प्राप्त होने वाले वृक्षों का वाणिज्यिक महत्व अधिक होता है, बेचने के काम खूब आता है। डी आंसर हो जाएगा इसके। आगे है आपका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत कौन सा शामिल है? आपका जवाब निकल के आएगा, सागवान भी मिलेगा, साल भी मिलेगा, शीशम मिलेगा, सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, मतलब पूरा जो पत्ता है वो नहीं गिराता है, आर्द्र पर्णपाती है। और बारिश जो बोला जाए, आर्द्र का मतलब क्या होता है? देखिए, शुष्क एक होता है, एक आर्द्र होता है, मतलब थोड़ा सा पानी वाला इलाका, मतलब पानी ज़्यादा हो बारिश, कहने का मतलब। अगला प्रश्न है, चंदन, आंवला, शहतूत, महुआ आदि किस वनस्पति के वृक्ष माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो जवाब आप दे के आएंगे, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। अगला है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ज़्यादा वन कहाँ क्या है भारत में? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन माना जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक वर्षा होती है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। कह रहा है शुष्क का है, सूखा हुआ, शुष्क पर्णपाती वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक वर्षा 70 से लेकर कितना है? तो आप कहिएगा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर मात्र होती है। आगे कह रहा है, विशाल आकार के जानवर, हाथी, गैंडा, शेर, चीता आदि के लिए बेहतर आवास किस क्षेत्र की वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है? तो आंसर क्या दिया? शुष्क पर्णपाती में ही पाया जाएगा आपको, हाथी, गैंडा, शेर, चीता, ये सारे चीज। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रायद्वीपीय पठार व उत्तर भारत के मैदान में पार्कनुमा भूदृश्य का निर्माण कर देता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में? तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका क्या? शुष्क पर्णपाती वृक्ष, शुष्क पर्णपाती वृक्ष। फिर से सुन लीजिए एक बार, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, वह उत्तर भारत के मैदान में पार्कनुमा जो भू आकृति बनता है वो शुष्क पर्णपाती वन से बनता है। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वृक्ष जो वनस्पति है प्रदेश के अंतर्गत कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो खैर हो गया, बेल हो गया, तेदू हो गया, ये सारे इसमें पाए जाते हैं 26 के। और इसमें फूल खिलते तो आहा क्या मनमोहक लगता है। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था जो बनाया जाता है उस वृक्ष का नाम आपके सामने ये रहा, खैर का वृक्ष। बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी जो बनाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए, तेदू के पत्ते से बनाई जाती है, तेदू। अगला प्रश्न है, शुष्क कटीली वनस्पति का विकास के लिए उपयुक्त वर्षा है? अब देखिए धीरे धीरे बदल रहा होगा, आप समझ में आ गया होगा आपको, 70 से भी कम हो जाएगा। शुष्क कटीली वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जगह हो जाएगा, सूखा इलाका में, बारिश जहाँ बहुत कम होती है। आगे कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस वनस्पति प्रदेश में अत्यधिक पशुचारण के कारण वनों का स्वरूप विरल हो गया, मतलब कम गया है, घना कम गया है? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? शुष्क कटीले वनस्पति में। शुष्क कटीले वनस्पति के अंतर्गत शामिल वृक्ष कौन सा है? नागफनी हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, इनमें सभी हो जाएगा।
नीम, खेजड़ी, पलास आदि किस वनस्पति के प्रदेश में पाए जाते हैं? आप आराम से पकड़ लीजिएगा, आंसर दीजिएगा। शुष्क कटीला है ये भी, खेजड़ी का, पलास का या नीम का। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंगल की आग कहते हैं? जंगल की आग किसको कहते हैं? तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, पलास को कहते हैं जंगल की आग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति का विकास 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? 60 सेंटीमीटर से भी अब कम में आ जाइए। तो आपका जवाब निकल कर आएगा कि सर ये हो जाएगा सवाना वनस्पति। बहुत कम इसमें होता है। सवाना वनस्पति की विशेषता कौन सा है? कथन सत्य है। छोटे घास और वृक्ष इस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख विशिष्टता है। छोटे पौधा ही रहेगा। उर्वरता की दृष्टि से यह कम वृद्धि होते हैं। भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर डी दीजिए, इस सारे आंसर हो जाएंगे इसके लिए सही। यहाँ कहा जा रहा है सवाना वनस्पति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एकदम वर्षा न हो वहाँ पे। मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों जगह पे। अब राजस्थान मत मारिएगा, राजस्थान इसमें नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन तथा भारतीय भेड़िया जैसे प्रजातियों का आवास स्थल माना जाता है? तो आंसर दीजिएगा सवाना वनस्पति। अगला अब एक और आ जाइएगा, मरुस्थलीय वनस्पति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है और वर्षा कितना होता है? तो मरुस्थलीय आ गया, सवाने से भी अब नीचे आ जाइए मरुस्थलीय में, तो 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा। कराए इन वनों के वृक्ष प्रायः बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के वनों में कई प्रकार के घास व झाड़ियों का विकास होता है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति प्रदेश की विशेषता है? तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? मरुस्थलीय वनस्पति का है ये। फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वृक्ष प्रायः बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के वनों में कई प्रकार के घास झाड़ियाँ का विकास हो जाता है, मरुस्थलीय कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है? 41 का जवाब निकल कर आ जाएगा आपका ज्वारीय वनस्पति। अगला है, भारत में ज्वारीय वनस्पति का मुख्य क्षेत्र किसको माना जाता है? तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र भी हो गया, गंगा क्षेत्र और महानदी क्षेत्र, ये सभी ज्वारीय वनस्पति के बारे में जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच एक सेतु का निर्माण कर देती है? तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो सुंदरी होता है इसमें, मैग्रोव होता है, कैजुरीना होता है। उपयुक्त सभी आंसर जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, केवड़ा एवं बेंदी किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत पाए जाते हैं? केवड़ा और बेंदी बहुत अच्छा पौधा है, तो ये ज्वारीय में भी आ जाएगा। अगला है, सुंदरबन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके। अगला है, ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसको अनूप वन भी बोलते हैं, कच्छ वनस्पति बोलते हैं, बेलांचली वनस्पति बोलते हैं। इनमें सभी आंसर हो जाएगा 47 का। निम्नलिखित में से किस जगह पर कच्छ वनस्पति पाए जाते हैं? किस जगह पे? तो आंसर क्या दीजिएगा? कच्छ की खाड़ी में, भीतरकनिका में और खंभात की खाड़ी में, सभी जगह आपको मिल जाएगा कच्छ वनस्पति। गुजरात की बात चल रहा था। पिचावरम, मथुपेह, रामानद जैसी कच्छ जो वनस्पति है स्थल भारत के किस राज्य में होगा? तो रामानाद है। कच्छ वनस्पति स्थल भारत के किस राज्य में होगा? पिचावरम और मधुपेह। 49 का जवाब निकल कर आ जाएगा आपका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। भारत में मूंगा चट्टान कहाँ स्थल है? मूंगा चट्टान स्थल भारत में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में भी, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में भी है मूंगा चट्टाने। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के उत्पादन का प्रयोग साबुन, कहाँ पे? साबुन, पेंट और कागज उद्योग में किया जाता है, इन सभी जगह पर। बड़ा आसानी से आप जवाब दीजिएगा, चीड़ का पौधा का प्रयोग होता है। आगे है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय कहाँ पे होगा? समझ लीजिए, इस तरफ की बात हो रही है, लद्दाख, ये सब तरफ, पंजाब। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पति की सघनता, जैव भार और जैव विविधता अधिक है। इसका कारण क्या है? उधर का मौसम अच्छा है, उधर में निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति, विषुवत रेखा एवं समुद्र के निकटता, आगे है वर्षा की अधिक मात्रा। उपयुक्त सभी आंसर जाएगा, इसलिए उधर ज़्यादा पौधा होता है।
यह कह रहा है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में सभी प्रकार के वनस्पति का विकास का अधिक ऊंचाई तक भी हुआ है। इसका क्या कारण माना जाता है? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा औसत तापमान अधिक होना। इसी वजह से तापमान अधिक है, इसीलिए हिमालय के कितने मीटर की ऊंचाई तक चीर के, इस पर फोकस किया, चीर के वन काफ़ी विकसित हुए हैं। तो आंसर क्या दीजिएगा? 1500 से लेकर 1750 मीटर ऊंचाई तक चीर के वन। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? 55 का जवाब निकल कर आएगा वह भूमि जो नम एवं शुष्क दोनों रहता है। आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं इसको। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि से है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 57 का, वैसे 75 में बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा एक बार नेट पर करंट में कितना है। थोड़ा वो चेंज हो सकता है, पुराना थोड़ा PDF है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा आप 1986 में। इंदिरा गांधी वन अकादमी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर क्या दीजिएगा? देहरादून में स्थित है आपको इंदिरा गांधी वन अकादमी संस्थान। ये है मैच कराने वाला क्वेश्चन। मैच कराइए। भारतीय प्लाईवुड उद्योग संस्थान ये कहाँ है? बेंगलोर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली अल्मोड़ा में है। फिर से इन सभी को एक बार देखिए, सामने सामने है वैल्यू। भारतीय प्लाईवुड उद्योग संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है आपका। और भारतीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है। और जीबी पंत हिमालय कहाँ है? नई दिल्ली अल्मोड़ा पर्यावरण विकास संस्थान है यहाँ पे। सामाजिक वानिकी के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि का वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? दोनों तरह का, सार्वजनिक भी और निजी भी। सामाजिक वानिकी का सुझाव राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कब दिया गया? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1976 में। मैच कराइए जरा। कृषि वानिकी की बात क्या है? तो इसका आंसर दीजिए आप। कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को एक ही भूमि पर रोपित करना कृषि वानिकी कहलाता है। सामुदायिक कृषि विकास के लिए कहिएगा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। शहरी वानिकी का अगर बात किया जाए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा समझना पड़ेगा, समझे। कृषि वानिकी कह रहा है, एक एक करके मिलाते जो इजी है वहां से शुरू करते हैं। जैसे शहरी वानिकी की बात करते हैं तो शहर के आसपास वृक्षारोपण, यस और नॉट। कार्य वानिकी, तो कार्य वानिकी हो जाएगा व्यापारिक महत्व के पेड़ लगाना। सामुदायिक कृषि वानिकी सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण वानिकी, ये हो जाएगा इसका। ठीक है। कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को एक ही भूमि पर आरोपित करना कृषि वानिकी। सामुदायिक कृषि वानिकी में सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। और शहरी वानिकी में आ जाएगा शहरों के आसपास वृक्षारोपण। कार्य वानिकी में आ जाएगा व्यापारिक महत्व पेड़ लगाने वाला। बायोस्फीयर क्या है आगे आपका क्वेश्चन कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग करा था? ये शब्द देने वाला कौन व्यक्ति थे? वो 64 का आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? एडवर्ड सूरस ने दिया था। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं? तो ये चेंज हो सकता है, बट 18 माने जाते हैं जब तक ये PDF बना था उस समय तक। एक बार करेंट में जोड़ लीजिएगा। भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 10।
आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को की सूची में शामिल है उसको बोला जाता है नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र।